नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि किसान संगठन कानून व्यवस्था को खराब ना करे। किसान संगठनों की मांग पर सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और किसानों को अब जल्द आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। देखो, ऐसा है, अब जो किसान संगठनों की जो मांग थी कि भी 3 कानून वापस लिए जाएं, तो वो सरकार ने वापस ले लिए हैं। तो अब किसान संगठनों को प्रधानमंत्री जी की बात का मान रखते हुए उन्हें अपना आंदोलन ख़त्म करना चाहिए और जो देश का जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। देखो, ऐसा है। वहीं कृषि कानून बिल वापसी पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी में देरी हुई है। हालांकि उन्होंने कृषि कानून वापसी बिल पारित होने पर खुशी जताई है और कहा है कि किसानों की मांग पूरी हुई। उन्होंने किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस विषय पर केंद्र से बात करेंगे और अगर वहां बात नहीं बनी तो भी वे हरियाणा में दर्ज मुकदमे वापस लेंगे। दिग्विजय चौटाला ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजा देना चाहिए और मुआवजा कितना, क्या और कैसे होगा, इसके लिए किसान संगठनों से बातचीत करके फैसला किया जा सकता है। हम इस बात के शुरू से पक्षधर थे कि कानून और इस पर फैसला बहुत जल्द होना चाहिए। देर से हुआ उसका हमें खेद है, मगर फैसला हुआ इस बात की हमें खुशी है। अब किसान अपने घरों को लौटेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उनकी डिमांड्स के पक्ष में हैं। एमएसपी की बड़ी बात वो कह रहे हैं। एमएसपी पर फैसला एक दिन में नहीं हो सकता, ये आप और हम सब जानते हैं। सरकार को इसके लिए कमेटी फॉर्म करनी चाहिए। इनके लोग, एसकेएम के लोगों को ही उसमें जगह दे देनी चाहिए और उनके साथ मिल बैठ करके अगले आने वाले 5-7 महीनों में फैसला कर लेना चाहिए, जिससे कि ये भी सहमत हो जाए, सरकार भी उस बात पर सहमत हो जाए और सबके मिला जुला फैसला। तो वहीं पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति के मासिक बैठक पटल पर 14 शिकायतें रखी गई, जिनमें से 12 शिकायतों को मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। समिति की बैठक में 6 शिकायतकर्ता मौजूद नहीं रहे और 1 शिकायत को पेंडिंग रखा गया। पुलिस के खिलाफ 3 शिकायतों की जांच की बात कही और 4 का निपटारा पहले ही किया जा चुका था। बैठक की अध्यक्षता राज्य के सहकारिता, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने की, जबकि संचालन पलवल के डिप्टी कमिश्नर कृष्ण कुमार ने किया। आज टोटल 14 ग्रीवेंसेस थे, जिसके अंदर 2 को हमने पेंडिंग रखा, बाकी 12 को डिस्पोज ऑफ किया है। और जो भी कंप्लेंट आई हैं उसके बारे में हमने, जो लास्ट की कंप्लेंट है तो उसके बारे में जो पहले जो इंक्वायरी थी डिप्टी कमिश्नर फरीदाबाद, उसको भी कंक्लूड करें और उसको भी इसके साथ जोड़ के और फिर उसका फैसला करें। ये पिछली मीटिंगों से अब कुछ काफ़ी सुधार आया है। पहले अधिकारी नहीं थे और अधिकारियों के ना होने की वजह डिले हो रही थी। अब जो रिपोर्ट आ रही है काफ़ी अच्छी सुधार आ रहा है और अब टाइम भी फिक्स हो गया है, जितने टाइम में रिपोर्ट देनी होगी। तो वहीं रादौर के गांव जटलाना के सरकारी स्कूल में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया और समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। वहीं समारोह के दौरान स्कूल में मेधावी बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को जहां संस्कृति मॉडल स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आज जल्द ही सरकारी स्कूलों के बच्चों को टैबलेट भी दिए जाएंगे, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा डिजिटल माध्यम से कर सके। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक सक्षम होते हैं। देखिए, इस सेशन में अभी जो उनका है, अभी जो कागजी कार्रवाई है पूरी, इस प्रकार से जो ऑर्डर दिया जाता है, सारा कुछ होती है फॉर्मेलिटी। वो फॉर्मेलिटी पूरी करने में मुझे लगता है कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। और उसके बाद जो उसको उपलब्ध कराने की बात है, तो वो कंपनी के साथ हमारा 120 दिन का है, तो 120 दिन में उपलब्ध करा देंगे। जैसे जैसे भी आते रहेंगे उसी प्रकार से बच्चों को देता है। देखिए, साल में जो बच्चों का, जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए या किसी ने खेल में अच्छा प्रदर्शन किया, उनको इनाम जो जिस प्रकार से देने का काम साल में एक बार कहता था, उसका एक कार्यक्रम आज यहाँ जटलाना स्कूल में रखा गया। और यहाँ जहाँ आने के बाद मुझे जो जानकारी मिली वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। जितने बच्चों ने यहाँ शिक्षा के मामले में लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके नंबर जो हैं 80% से ज़्यादा हैं।
और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने खेल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का प्रदर्शन, और मैं विशेष करके जो हमारे यहाँ हेड मास्टर हैं, स्टाफ हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य है। वहीं फरीदाबाद में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेला लगाया गया, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और मेले में फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा त्रिखा, राजेश नागर, नयनपाल रावत और नीरज शर्मा भी शामिल हुए। इसके अलावा जिला उपायुक्त समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मेले में मौके पर ही लोगों की समस्याएं दूर की गई। दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र में आयोजित अंत्योदय मेले का उपायुक्त मुकुल कुमार ने शुभारंभ किया और इस योजना के तहत में गरीब परिवारों की वार्षिक आय को 1,80,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। उपायुक्त बोले, अंत्योदय मेले के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। उपायुक्त ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते कदम में अहम है। इस योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए प्रदेश भर में अंत्योदय मेले का आयोजन कर लाभपात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस योजना के तहत उन परिवारों को शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है और उनकी आय को 1,80,000 रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रहेगा। तो कुरुक्षेत्र में एक मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में उन तमाम लोगों को जानकारी देने की कोशिश की गई जिनकी आय 1 लाख से कम बताई जा रही थी। दरअसल ये कोशिश सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है ताकि जिनकी आय 1 लाख से कम है उनकी आय बढ़कर के 1,80,000 हो सके। तो 1 लाख से कम आय वाले लोगों के लिए मेला लगाया गया था और मेले के माध्यम से ही सीधा लाभ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। तो ग्रामीण अंत्योदय मेले का आयोजन किया गया और इसमें ग्रामीणों का एक बड़ा जत्था भी पहुंचा हुआ था। वहीं कैथल में मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान मेले का आयोजन किया गया और परिवार उत्थान योजना से जुड़े पात्र व्यक्तियों को सरकार के भिन्न भिन्न विभागों की स्कीमों का लाभ देने के मकसद से कैथल के पंचायत भवन कैथल में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कि चयनित व्यक्तियों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और लाभ दी गई। पंचायत भवन में आयोजित अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का उद्घाटन कैथल के विधायक लीला राम ने किया। उन्होंने पंचायत भवन में लगाए गए मेले में सभी स्टॉलों का अवलोकन किया और लाभार्थियों से बातचीत भी की। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, उसका नाम है अंत्योदय ग्राम उत्थान योजना। उसके तहत पूरे प्रदेश में ये स्कीम चलाई गई है और इसमें 19 विभागों को लेकर के 57 अलग अलग स्कीमों के तहत उन परिवारों को जो हरियाणा प्रदेश के सबसे गरीब परिवार हैं उनको ऊपर उठाने की योजना है। इस पे एक पैमाना लिया गया है जिसमें कि जिसकी प्रति वर्ष आय 1,80,000 से नीचे है उन परिवारों को लिया जाएगा। और इसमें मुख्य तौर पर ये लिया गया है जिस परिवार की फैमिली आईडी बड़ी हुई है उन परिवारों को इसमें शामिल किया गया। ये आज जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैंप लगाया है, मैं एक बेरोजगार इंसान था और मुझे मुख्यमंत्री की योजना का पता लगा तो मैं आज गांव पाड़ला से कैथल में यहाँ पहुँचा हूँ और मुझे लोन के लिए अप्लाई किया है जो मेरा लोन हो चुका है और मैं बेरोजगार था, मुझे रोजगार करने का कोई अवसर मिला। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और जो हमारे देश के युवा हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा है ये भाई अपना रोजगार करने के लिए प्रधानमंत्री ने ये एक योजना बहुत अच्छी चलाई है जिससे लोगों का भला भी होगा और लोगों को नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो वहीं सीएम विंडो लोगों की शिकायत पर निपटारा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन शिकायतों का निपटारा करने के बजाय फर्जी साइन कर शिकायतों को दफ्तर दाखिल करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित व्यक्ति ने बरनाला रोड पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर के फर्जी साइन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है और शिकायत दर्ज की। शिकायतकर्ता का कहना है कि खन्ना कॉलोनी में कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 में नियमों के तहत ताक पर रखकर
गली का निर्माण किया गया था। इससे संबंधित एक शिकायत 19 जून 2020 को सीएम विंडो पर लगाई गई थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 15 जुलाई 2020 को एक और शिकायत लगाई गई जो कि अब तक पेंडिंग थी। आरोप ये भी है कि 22 नवंबर 2021 को सीएम विंडो के अधिकारियों ने खुद ही उसके फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत का निपटारा कर दिया। तो दूसरी तरफ भिवानी में विधायक घनश्याम सराफा ने सामान्य अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। विधायक घनश्याम सराफा ने मरीजों से मिलकर के उनका हालचाल जाना और सिविल सर्जन ने बताया कि विधायक घनश्याम सराफा ने सुविधाओं का जायजा लिया। उन्हें डॉक्टर्स की कमी के बारे में भी बताया गया। सामान्य अस्पताल में 88 डॉक्टरों की सीट खाली पड़ी हुई है, जिसके लिए सेंटर में पत्र लिखा गया है। तो वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरे विश्व की चिंता एक बार फिर से बढ़ा दी है। वहीं 12 देशों में इस नए वेरिएंट ने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारत में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। और तो गुरुग्राम में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है और गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि अभी देश में इस तरह के कोई नए मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने इस चुनौती से निपटने के लिए अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सीएमओ वीरेंद्र यादव ने भी सभी प्राइवेट अस्पतालों की बैठक ली और सभी अस्पताल प्रबंधन से साफ कह दिया कि किसी भी अस्पताल में इस तरह का कोई भी मामला नजर आए तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें। ओमिक्रॉन को लेके जैसा आपको मालूम है कि भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने दिशा निर्देश पहले भी जारी किए थे और कल 27 नवंबर को अगर मैं कहूं तो भारत सरकार की तरफ से नए दिशा निर्देश जो जारी हुए थे, इसमें ना केवल टेस्टिंग को इंक्रीज़ करने के लिए कहा था, बल्कि जो खास करके इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उसके ऊपर गाइडलाइंस जो जारी करी गई थी, वो एक बार कल के बाद भी थोड़ा सा इसमें चेंज जो हुआ है वो मेन ये हुआ है कि जो एट रिस्क कंट्रीज जो पहले 9 थी यूनाइटेड किंगडम को मिला के, उसमें इज़राइल, सिंगापुर और हांगकांग को ऐड कर दिया गया है, वो अब 12 हो गई हैं। और ये वो जो रिस्क कंट्रीज़ हैं, इनके सभी जो ट्रैवलर्स जो आएंगे उनकी टेस्टिंग जो है वो एयरपोर्ट पर कंपलसरी है और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन में रहना होगा अगले 14 डेज़ के लिए। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं जो इन 12 कंट्रीज़ के अलावा आएंगे, उनके भी 5% जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी रैंडम RT-PCR सैम्पलिंग की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी रिपीट टेस्ट के साथ साथ ना केवल होम आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन रहेगा, फैसिलिटी आइसोलेशन के अलावा उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी सैंपल लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है मैनेजमेंट की जाएगी एज़ पर गाइडलाइंस, जिसमें आपको फैसिलिटी आइसोलेशन भी करना पड़ता है। तो वहीं कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। फतेहाबाद में हेल्थ विभाग ने कड़े आदेश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने सिविल सर्जन कार्यालय को पत्र जारी कर कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश दिए, जिसके लिए लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। जिले में अब रोजाना स्वास्थ्य विभाग को 1500 सैंपल लेने होंगे। विभाग की ओर सैंपल लेने भी शुरू कर दिए गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद जिले में अभी फिलहाल 200 से 300 तक ही सैंपल लिए जा रहे थे। मुख्यालय से जिले में रोजाना 1500 सैंपल लेने के आदेश जारी होने के बाद सिविल सर्जन कार्यालय ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग उन सभी लोगों के सैंपल लेगा जिन्हें बुखार, खांसी, गले में खराश के लक्षण हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर और पूरे विश्व में कुछ एक देशों के अंदर एक नया वेरिएंट है जो मिला है कोविड का, जिसको देख के WHO ने भी अपनी तरफ से कुछ निर्देश जारी किए हैं। उसी को देखते हुए भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने प्रिकॉशनरी जो है हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को ये आदेश दिए हैं कि सैम्पलिंग जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो इंक्रीज करी जाए, जिसके तहत अभी जो तकरीबन 1200 से 1500 के डेली सैंपल्स लेने के लिए जो है हमारे पास ऊपर से आदेश। तो रोहतक में गांधी कैंप के एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और किसी ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी को सूचित किया।
यही नहीं, जिस वक्त मकान में आग लगी उस वक्त मकान में एक व्यक्ति मौजूद था जिसे बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। बाहर निकलते वक्त व्यक्ति का चेहरा बुरी तरह से जल गया था, जिसे पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं हिसार ऑटो मार्केट व्यापारी विपिन थरेजा से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले को पुलिस ने ट्रेस किया है और डीआईजी बलवान सिंह राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारदात को मार्केट में सेल परचेज की दुकान चलाने वालों ने ही अंजाम दिया था। बकायदा दूसरे की आईडी पर सड़क पर स्टॉल लगा करके सिम बेचने वालों से सिम खरीदे गए थे। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 लोगों को काबू किया है। तो फिलहाल 22 जिले 22 खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंटर न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।